हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका चला हुआ है फिजिकल वर्ल्ड, लेक्चर नंबर 3 फॉर 11th क्लास। तो यहाँ पे टॉपिक है आपका फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। तो नेचर के अंदर जितने भी फोर्सेज हैं उनको सभी को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो सबसे पहले आपका लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ वन इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो यहाँ पे जो कैटेगरी बनाई है इनकी वो किस तरह से बनाई है, ये जो दो फोर्सेज होते हैं ये होते हैं मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बीच में, और ये जो दो फोर्सेज होते हैं ये होते हैं माइक्रोस्कोपिक, यानी ये छोटे ऑब्जेक्ट्स के बीच में और ये बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में, माइक्रोस्कोपिक के बीच में। तो अब हम बात कर लेते हैं वन बाय वन सभी की, कि सबसे पहले आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके बारे में आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था वहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस की बात करते थे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन दिस यूनिवर्स, उसी को क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ दोज ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली डिपेंड अपॉन सेपरेशन बिटवीन देम। ये जो फोर्स था जिसको हम पढ़ते थे, F इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन m1 m2 अपॉन r स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर होता था। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते थे, एक कांस्टेंट कैपिटल G, दैट इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपने देखा था ये जो फोर्स है ये हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी पढ़ते हैं, छोटे। देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं ये मार्कर और इससे कैप के बीच में फोर्स पढ़ रहा हूँ तो कैप छोटी होगी, नहीं, ये भी बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू ये जो फोर्सेस पढ़ेंगे इनके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है कैप भी। तो यहाँ पे आपने, लेकिन आप तो देख रहे थे कि 9th क्लास में सन और अर्थ के बीच में निकाल रहे हो कभी, यानी बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम निकालते हैं। और वहीं पे एक चीज और भी पढ़ी थी कि ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। उसका मतलब ये नहीं था कि बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट, यानी जो मैथ में पॉइंट पढ़ते हो वो मीनिंग नहीं है इसका कि ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है, नहीं। इसका मतलब क्या था कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स के बीच में होता है ये फोर्स जिनके साइज के कंपैरिजन में उनके बीच की सेपरेशन बहुत ज्यादा हो, यानी as compared to separation between the object, the size of that objects are negligible. Those objects जो आपके ऑब्जेक्ट है उनका साइज ना के बराबर हो तो उनको क्या बोल देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट्स बोल देते हैं। तो इसकी अगर रेंज की बात करें, इस फोर्स की रेंज की बात करें, रेंज होती है आपकी 0 to infinity, बहुत ही लार्ज रेंज का फोर्स होता है, यानी बहुत नजदीक ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी देखने को मिल सकता है और बहुत बहुत ज्यादा दूर जो होते हैं उनके बीच में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और ये दैट इज जो ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज आल्सो वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। नेचर का सबसे कमजोर जो फोर्स है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो आपके फोर्सेज ज्यादातर आपके डेली लाइफ में यूज होते हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं या हमें देखने को जो मिलते हैं, वो सारे के सारे अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर, मे बी इट इज रिपल्सिव इन नेचर, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है आपका जनरली उससे या अट्रैक्टिव नेचर का मिलेगा, या तो एक दूसरे को धक्का मार रहे होंगे या उनके बीच में कोई अट्रैक्शन होगा। इस तरह के जो फोर्सेज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम उनको बोलते हैं।
ये जो फोर्स होता है ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अभी बताऊंगा मैं आपको कि कितना स्ट्रॉन्ग होता है, सभी का रेशियो हम डिवाइड करेंगे। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल। वो स्ट्रॉन्गनेस कहाँ पे नजर आती है? अगर हम दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को नजदीक नजदीक एक दूसरे के टच करके रख दे तो वहां पे इसकी स्ट्रॉन्गनेस हमें देखने को मिल सकती है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्प्रिंग जो होती है उसके लिए इलास्टिक फोर्स के नाम से एक फोर्स हम पढ़ेंगे, आएगा चैप्टर आपका स्पेशल फोर्सेस का, उसमें हम पढ़ेंगे डिटेल स्टडी। तो मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ। एक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में आपको सभी को पता है, वो भी आपके किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, आपका फ्रिक्शन हो गया, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया, और थर्ड वन इज इलास्टिक फोर्स फॉर स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए जो इलास्टिक फोर्स होते हैं, और एक आपने वंडरवाल फोर्सेस पढ़े केमिस्ट्री में, वो सारे इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो इलास्टिक फोर्स क्या होता है? एक स्प्रिंग को जब हम कंप्रेस करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे ये एक स्प्रिंग यहाँ पे मैंने टाई अप कर रखी है, मैं इसको इस तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इतना अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट किया इस तरफ फोर्स लगा के, तो थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ा। वहीं पे जैसे जैसे मैं इसके अंदर ये स्ट्रेच्ड लेंथ बढ़ाता जा रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन या कंप्रेशन, जैसे जैसे एक्सटेंशन बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स भी आपका बढ़ेगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये किसके बराबर लग रहा है? इसका इलास्टिक फोर्स के बराबर, जिसको हम स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स के नाम से जानते हैं। स्प्रिंग हमेशा अपनी इनिशियल पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करती है, तो वो फोर्सेस भी आपके किस में आते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका थर्ड फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के बीच में, ये सारे जो फोर्सेस होते हैं कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर। जिसकी रेंज बहुत छोटी होती है, बहुत कम रेंज होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ये इसकी रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर तक। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर जो फोर्स होते हैं, आपको जो एटम के अंदर न्यूक्लियस के साथ जो भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बाउंड होते हैं उसी को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। वहीं पे आता है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इसकी स्ट्रॉन्गनेस ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कई गुना ज्यादा है, लेकिन बाकी इन दोनों से ये कमजोर है, इन दोनों से ये वीक है। यानी ग्रेविटेशनल से तो बहुत ज्यादा गुना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इनके कंपैरिजन में ये बहुत कम होता है। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ पे हमें देखने को मिलता है? 12th क्लास में एक टॉपिक आपका आता है न्यूक्लियर रिएक्शंस, और उसमें आते हैं डिके लॉज, अल्फा बीटा और गामा डिके। आपने शायद न्यूक्लियर रिएक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया या थोड़ा बहुत एक आध क्वेश्चन, यानी छोटा सा टॉपिक 10th क्लास में भी आता है सोर्स ऑफ एनर्जी में, न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड। तो वहां पे जब एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने आप को डिसइंटीग्रेट करता है, यानी उसका जब डिके शुरू होता है, तो जिस टाइम पे उसके अंदर बीटा डिके होगा उस टाइम पे उसके अंदर से छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म, डिसइंटीग्रेट का मतलब वो अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना शुरू करता है। तो उन छोटे टुकड़ों में आपके दो तरह के पार्टिकल्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और एक होता है आपका न्यूट्रल पार्टिकल जिसको न्यूट्रिनो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूट्रिनो के नाम से। तो इस इलेक्ट्रॉन और उस न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर, ज्यादातर आपका ये अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स हम बोलते हैं। तो दो चीजें आपको याद रखनी है,
weakest force in the nature is gravitational force and strongest force in nature is strong nuclear force. उसके बाद जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, मैंने कहीं बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में कॉन्टैक्ट फोर्सेस भी आते हैं। अगर आप एग्जांपल देखना चाहो, मैंने कहा था या तो वो उसके ऊपर पुशिंग फोर्स लगाता है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। यानी पुलिंग और पुशिंग नाम के फोर्सेस जो होते हैं कहाँ पे देखने को मिलेंगे। सपोज मैं किसी सरफेस के ऊपर खड़ा हूँ, तो मैं एक जगह पे मतलब अपनी पोजीशन को रेस्ट में लेके आया, तो मेरे वेट के कारण, वेट जो फोर्स होता है जिसको हम mg के नाम से जानते हैं, वो फोर्स मैं किसके ऊपर लगा रहा हूँ, जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूँ सरफेस पे, वो सरफेस किस पे लगा रहा है, मेरे ऊपर। इस तरह का जो फोर्स है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये किस कैटेगरी में आते हैं, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। अब हम थोड़ा सा रेशियो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके बाद ये समझ लीजिए कि फिजिकल वर्ल्ड में मैं आपका लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ। इसके अलावा कोई भी टॉपिक मैं आपको फिजिकल वर्ल्ड वाले चैप्टर का नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक नॉलेज वाला चैप्टर है ये आपका ज़्यादा काम का नहीं है, केवल आपकी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए है। क्योंकि इस चैप्टर में इसके बाद इन सभी फोर्सेस को कैटेगराइज्ड करके और एक एग्जाम्पल ले रखा है। जो भी एग्जाम्पल्स आपके ले रखे हैं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स आपके 11th और 12th क्लास के चैप्टर्स के अंदर आते जाएंगे। क्योंकि अब तो अगर मैं करवाऊंगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कौन सा फोर्स हो गया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा उसका। तो जैसे जैसे आपके आते जाएंगे तो ये आपका भी एक काम है कि आप पूछो कि इसे ये फोर्स हमने पढ़ा है सर, ये किस कैटेगरी में आएगा। जो आपने 4 फोर्सेस बताए थे फंडामेंटल, उनमें से किस टाइप का ये फोर्स है। और कोशिश करूंगा मैं भी कि आपको बिना पूछे ही बता दूं। कभी हो सकता है कि गलती से याद ना रहे बताना, तो वो आपका काम है कि पूछना जरूर है। सारे फोर्सेस आएंगे। तो मैं एक बार आपको ये बता देता हूं कि इनके बीच में जो रेशियो होता है फोर्स का, वो कैसा होता है। तो सबसे पहले नंबर पे जो फोर्स है मैं उसको लिख रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद इसका रेशियो मैं निकाल रहा हूँ वीक न्यूक्लियर फोर्स के बाद, ठीक है। उसके बाद मैं इसका रेशियो निकाल रहा हूँ Fe इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं लेके चल रहा हूँ वो मैं लेके चल रहा हूँ Fe क्या बचेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इनके रेशियो की अगर मैं बात करूँ इज इक्वल टू, देखना इसका 1, यानी ये जो फोर्स है इससे बाकी कितने गुना ज्यादा स्ट्रोंगर है वो हम पढ़ रहे हैं। तो इससे 10 रेज़ द पावर 25 टाइम्स स्ट्रोंगर होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और इससे पहले वाले से कितना, 10 रेज़ द पावर 36 टाइम्स स्ट्रोंगर। ध्यान है ये 1 से इतना ज्यादा, ये 1 से इतना ज्यादा, यानी इसके साथ हम कर रहे हैं। इन दोनों का बीच का रेशियो अगर निकालोगे तो इस रेशियो को सोल्व करना पड़ेगा। कभी ये मत सोचना कि इसी के साथ ये इसका होगा, नहीं। ये है जो 36 है, ये किसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 रेज़ द पावर 36 टाइम्स ज्यादा है। तो इससे कितना ज्यादा हुआ, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। 36 माइनस 25 करोगे तो 11, 10 रेज़ द पावर 11 टाइम्स स्ट्रोंगर, यानी इनके बीच में जो बना वो होगा 10 रेज़ द पावर 11 टाइम्स स्ट्रोंगर। इसका मतलब क्या हुआ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस आर 10 रेज़ द पावर 11 टाइम्स स्ट्रोंगर देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड द electromagnetic forces are 10 raised the power 36 times stronger than gravitational force। ऐसे नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रॉन्ग, और वो होता है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 10 रेज़ द पावर 38। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज 10 रेज़ द पावर 38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बीच में रिलेशन क्या रहेगी, 10 रेज़ द पावर 2 की, ठीक है। तो इनके बीच में कितनी होगी, डेफिनेटली ये 11 तो ये था, 2 और हो गया 10 रेज़ द पावर 13 की। मीन्स ये आपको पता होना चाहिए, रेशियो आप याद रखोगे। वो पूछ सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से कितने टाइम्स ज्यादा है, या वीक न्यूक्लियर फोर्स से
ग्रेविटेशनल से कितने टाइम जाता है, तो ये रिलेशन आपको निकालनी आनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली मैंने सारी रिलेशंस आपकी लिख दी है, डायरेक्ट ये भी है, ये भी है, जितने भी आपके पेयर बनने थे मैंने बना दिए हैं। तो ये मान के चलिए कि फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो गया है। तो इस चैप्टर के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। एक चीज और बता देता हूँ, जो टॉपिक मैंने वीडियोस में डिस्कस किए हैं आपको केवल वही टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी टॉपिक्स ज्यादा जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ने ही नहीं है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन जो काम की चीजें थी आपकी, जो आपकी यूज होनी है, नॉलेजेबल है, वो अप्रोक्सीमेटली मैंने सारी डिस्कस कर दी है। अगर मेरे को लगेगा कि एक आध टॉपिक और है जो आपके काम आ सकता है तो मैं डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर रहेगा वो यूनिट एंड डायमेंशन रहेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अब तक का जितने भी आपके वीडियोज हो चुके, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो आपका नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, इससे नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, सभी बच्चों के काम आएगा। इवन ये और बता देता हूं कि जो बच्चे बायो ले रहे हैं 11th क्लास में, तो उनका ये मान लीजिए नीट, पहले क्या होता नीट वगैरह के, एम्स के, पीएमटी के टेस्ट अलग अलग होते थे, आजकल एक ही टेस्ट होने लग गया एम्स का। तो उस एम्स के टेस्ट को ये मान लीजिए अगर आपने उसमें फिजिक्स क्लियर कर दी तो वो आपका टेस्ट क्लियर है। तो ये मान के चलो कि सबसे ज्यादा बायो वाले बच्चों को फिजिक्स पढ़नी है, उसको उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि नए नए मैथ के फॉर्मूला आते जाएंगे और वो केवल फिजिक्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ज्यादातर, मैं ये नहीं कह रहा सभी, ज्यादातर बच्चे धीरे धीरे फिजिक्स से दूर होने लग जाते हैं और वही फिर उसकी कमजोरी बन जाएगा और आप फिर चाहे कितनी कोशिश कर लेना फिर कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए शुरू से ही वीडियो को रेगुलरली देखें और आप उनको सोल्व करें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज डिस्कस करूंगा कि यूनिट और डायमेंशन से रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आपके पीएमटी आईआईटी के पेपर में आपके रिपीट होते हैं, बहुत छोटे छोटे यानी बेसिक क्वेश्चंस, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल आगे बड़ा सा उसको सोल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड जो सभी बच्चे इजीली कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं है कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ये बहुत ज्यादा कमजोर, कोई इंटेलिजेंट कमजोर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता हूँ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, वो बहुत ही इजी है, सभी बच्चे कर सकते हैं। इवन 7th 8th क्लास के बच्चों को भी वो चीजें बताई जाए तो वो भी उसके अंदर गलती नहीं करेंगे। तो ये मान के चलिए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कोई बच्चा अगर अब तक 11th साइंस के ग्रुप में नहीं जुड़ा है तो प्लीज उसके नंबर सेंड करके और उसको ऐड करवा दीजिए।